बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। बीच में कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आपको ज्वाइन ना कर पाई, बट नाउ आई विल ज्वाइन यू इंशाल्लाह कंटिन्यूसली। एंड हियर वी डू exercise of unit number 11 Pakistani culture. Okay, let's start our exercise. Here is the part A which is related to oral communication skill. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी है। और यहाँ पे एक डायलॉग है, रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, यानी जो नीचे दिया गया जो डायलॉग है उसको आप पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें। यानी आम बोलचाल में एक दूसरे के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यू प्रैक्टिस द डायलॉग मोर एंड यू विल हैव द एबिलिटी टू स्पीक मोर। ओके, तो यहाँ पे टू कैरेक्टर्स हैं, रबिया एंड फिज़ा। रबिया सेड, हेलो फिज़ा, हाउ आर यू। हेलो फिज़ा, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। फिज़ा, फाइन एंड यू। फाइन यानी ठीक हूँ, एंड यू और आप यानी आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। रबिया सेड, आई एम आल्सो गुड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एम को यानी एम को में ए को ओमिट करके हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो उसका मतलब है आई एम आल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ। डिड यू इन्जॉय यस्टरडे फंक्शन इन स्कूल, क्या आपने कल स्कूल में फंक्शन को या प्रोग्राम को इन्जॉय किया, प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हुए, फंक्शन से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फिज़ा रिप्लाइड, फिज़ा ने जवाब दिया, यस, जी हाँ। व्हाट अबाउट यू, आपने इन्जॉय किया यानी आपका क्या ख्याल है कि क्या आपने इन्जॉय किया। रबिया, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकी। आई मिस्ड इट, मैंने इसे मिस किया, मैंने इसे खो दिया यानी मैं उसमें ज्वाइन ना कर पाई। फिज़ा, रियली, यकीनन, बट वाई, लेकिन क्यों। डिडंट यू नो अबाउट द फंक्शन, क्या आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता था, क्या आप फंक्शन के बारे में नहीं जानती थी। रबिया, आई वॉज इल, मैं बीमार थी। फिज़ा, वी इन्जॉयड द फंक्शन वेरी मच, हमने फंक्शन को बहुत इन्जॉय किया यानी हम प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। देयर वर लॉट्स ऑफ अम्यूजिंग प्रोग्राम्स, वहाँ पे बहुत से दिलचस्प प्रोग्राम थे। रबिया, ओ हाउ सैड, बहुत बुरा हुआ। आई मिस्ड इट, मैंने इसे खो दिया यानी मैं इसे ज्वाइन ना कर सकी, मैं इसमें शामिल ना हो सकी। कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट, क्या मुझे आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं। फिज़ा, श्योरली, यकीनन। कबीर सिंग अ नेशनल सॉन्ग, कबीर ने नेशनल सॉन्ग यानी कौमी नगमा गाया। मारिया रिसाइटेड एक्सलेंट पोइम्स, मारिया ने बहुत शानदार नज़में पढ़ी। रबिया, ओ व्हाट एल्स, और इसके अलावा। फिज़ा, देयर वाज अ शॉर्ट प्ले विच वाज फैंटास्टिक, देयर वाज अ शॉर्ट प्ले, एक छोटा ड्रामा भी किया गया यानी एक छोटा ड्रामा भी था। विच वाज फैंटास्टिक, जो कि बहुत शानदार था, बहुत हैरानकुन था, बहुत शानदार था। रबिया, फिज़ा, आई कैनॉट बियर दिस एनी मोर, मैं मज़ीद और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह व्हाट डिड आई मिस आउट, मैंने इसे मिस क्यों किया यानी मैंने इसे क्यों खो दिया, मैं इसमें क्यों ना शामिल हो पाई। फिज़ा, आई रियली मीन दैट आई एम सेइंग, मैं हकीकतन, मैं यकीनन, मैं वही कह रही हूँ, मेरा मतलब वही है जो मैं कह रही हूँ। ऑलमोस्ट ऑल द परफॉर्मर्स, तकरीबन तमाम जो परफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक्ट किया था, परफॉर्म किया था, डिड वेरी वेल, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया यानी जिन्होंने परफॉर्म किया था उन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रबिया, डिडंट यू परफॉर्म एनीथिंग, क्या आपने भी कोई चीज़ पेश की थी, कोई चीज़ में हिस्सा लिया था। फिज़ा, यस, जी हाँ,
आई पार्टिसिपेटेड इन द कोरस ऑफ आवर नेशनल एंथम। मैं कौमी तराने के कोरस में शामिल हुई थी, उसमें हिस्सा लिया था, यानी कौमी तराना मिलकर गाया था। कोरस का मतलब होता है मिलकर गाना। पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया, मैंने कौमी तराना मिलकर गाने में हिस्सा लिया था। आई इंजॉयड इट, और मैंने इसको इंजॉय किया, मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ हुई। रबिया, आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ फॉर मिसिंग द कल्चरल फंक्शन। मुझे महसूस होता है कि मैंने इस सकाफ़ती फंक्शन को खोकर अपने आप को मारा। मैं अपने आप को मार रही हूँ, यानी इस फंक्शन में शामिल ना होकर अपने आप को बहुत नुकसान कर रही हूँ, मैंने नुकसान किया। फिज़ा, डोंट बी क्रेजी, पागल ना बनो। नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा, यू कैन पार्टिसिपेट एंड इन्जॉय, आप इसमें हिस्सा ले सकती हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। ठीक है, यानी अगली दफ़ा आप हिस्सा ले सकती हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। आई एम इन अ हरी नाउ, मैं अब जल्दी में हूँ। सी यू, फिर मिलेंगे। रबिया, थैंक यू फॉर फिलिंग मी इन, शुक्रिया मुझे इसमें शामिल करने का या मुझे बताने के लिए शुक्रिया। फ़िज़ा, वेलकम, खुश आमदीद। नो इट इज़ अ पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होगी और इसमें है, यानी जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसकी कंप्रिहेंशन के लिए हम एंड पे क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कल्चर की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 2, विच वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तानी कल्चर प्राइमरीली बेस्ड ऑन, यानी कौन सा जो ज़िंदगी का पाकिस्तानी सकाफ़त का तरीका है प्राइमरीली बेस्ड ऑन, वो किस पे बुनियादी तौर पर वो बेस करता है या बुनियाद रखता है। ठीक है, यानी पाकिस्तानी सकाफ़त में कौन सा तरीका ज़िंदगी बुनियादी तौर पर वो उस पर बेस करता है, बुनियाद रखता है। विच इज़ पंजाबी पोइट्री रिनॉन्ड, वाई इज़ पंजाबी पोइट्री रिनॉन्ड, यानी पंजाबी शायरी क्यों मशहूर है। आल्सो नेम सम फेमस पंजाबी पोइट्स, कुछ मशहूर पंजाबी शायरों के नाम भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब बलोची फेस्टिवल्स, यानी बलोची त्योहारों के बारे में बयान करें। यू मे रिसर्च फॉर दिस, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल डू द पीपल ऑफ इंटीरियर सिंध हैव, यानी अंदरूनी सिंध के लोग किस किस्म का उनका तर्ज ज़िंदगी है, तो वो बयान करें। यू में रिसर्च फॉर दिस, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, यानी नेट की हेल्प ले सकते हैं और बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। तो ये आप रिसर्च करके इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन सम फेमस डिशेस इन खैबर पख्तूनख्वा, हैव यू ट्राइड दैम, यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो मशहूर खाने हैं उनके बारे में लिखिए और क्या ये आपने ट्राई किए हैं और क्या ये आपने इन्हें खाया है, इन खानों को चखा है। ठीक है, उसके बारे में हमने इसका आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन कल्चर की तारीफ़ करें। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, कल्चर कंसिस्ट ऑफ द वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, आइडियाज़, बिलीव्स, कस्टम्स, codes, institutions, tools, techniques, works of arts, ceremonies of particular country, यानी कल्चर सकाफ़त कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है द वे ऑफ लाइफ ज़िंदगी के तरीके से, लैंग्वेज ज़ुबान से, आइडियाज़ ख्यालात से, सोच से, बिलीव्स अकायद से, यानी जो अकीदे हैं उनके अकायद से, कस्टम्स रस्म व रवाज से, कोड्स ज़ाब्ते यानी कवानीन से, इंस्टीट्यूशंस इदारों से, टूल्स औज़ार, टेक्निक्स
उसकी जो तकनीकी महारतें हैं वो वर्क्स ऑफ आर्ट्स और जो अदबी काम है उससे सेरेमनीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी ख़ास मुल्क की जो तकरीबात हैं उससे, यानी कल्चर सकाफ़त जो है ये ज़िंदगी के तरीक़ाकार, उसकी ज़ुबानों, सोच, ख़यालात, अकायद, रस्म व रवाज, ज़ाब्ते, इदारे और मुख्तलिफ़ जो फ़नून अमली हैं उनसे रिलेटेड, और या किसी भी ख़ास मुल्क की जो तकरीबात होती हैं उस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। Question number 2 is, which way of life is Pakistani culture primarily based on? यानी कौन सा तरीका ज़िंदगी पाकिस्तानी सकाफ़त बुनियादी तौर पर बुनियाद रखता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ पाकिस्तानी कल्चर प्राइमरली बेस्ड ऑन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, यानी पाकिस्तानी सकाफ़त जो है वो बुनियादी तौर पर इस्लामी तरीका ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। ठीक है, यानी पाकिस्तानी सकाफ़त इस्लामी तरीक़ाकार पर मुश्तमिल है, इस्लामी निज़ाम हयात पर या इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई इज़ पंजाबी पोइट्री रिनाउंड, यानी पंजाबी शायरी क्यों मशहूर है। आल्सो नेम सम फेमस पंजाबी पोइट्स, और कुछ मशहूर पंजाबी शायरों के नाम भी लिखिए। अच्छा, पंजाबी पोइट्री इज़ रिनाउंड, पंजाबी शायरी मशहूर है, रिनाउंड मीन मशहूर है, इज़ रिनाउंड मशहूर है, फॉर इट्स डीप मीनिंग, अपने गहरे मीनिंग मायने के लिहाज से, ब्यूटीफुल एंड होपफुल इनसाइट, ब्यूटीफुल खूबसूरत, एंड होपफुल इनसाइट पुरुमीद बसीरत की वजह से। ठीक है, यानी पंजाबी शायरी अपने गहरी मायनी और उसकी जो पुरुमीद और ख़ूबसूरत बसीरत है या जो इदराक है उसकी वजह से यह मशहूर है। सम फेमस पंजाबी पोइट्स, कुछ मशहूर पंजाबी शायर, आर सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह, शाह हसनैन रहमतुल्लाह अलैह, शाह हुसैन भी हो सकता है, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, अनवर मसूद, वारिस शाह एट्सेट्रा, वारिस शाह जिन्होंने कि हीर रांझा लिखी थी। ठीक है, ये पंजाबी के मशहूर शायर हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, डिस्क्राइब बलोची फेस्टिवल्स, यानी बलोची त्योहारों के बारे में बयान करें। यू मे रिसर्च फॉर दिस, आप इसके लिए रिसर्च तहकीक कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, बलोची फेस्टिवल्स हैव फोक म्यूज़िक परफॉर्मेंस, कल्चरल डांसेस, handicraft stalls, cattle shows, and a number of other entertaining activities showing the colorful side of Balochi people. यानी बलोची त्यौहार जो हैं है फोक म्यूज़िक, उनका एक आम जो दास्तानवी जो म्यूज़िक है, ये फोक का मतलब होता है आम लोगों से मुतल्लिक जो मौसीकी है, मौसीकी परफॉर्मेंस, मौसीकी की अदायगी, कल्चरल डांसेस, सकाफ़ती रक्स, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स, यानी जो हाथ से बनी हुई चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं या दस्तकारियों के जो स्टॉल्स हैं वो, कैटल शोज़, जानवरों के जो कह लें एक जानवरों की मंडियाँ या जानवरों के जो शोज़ होते हैं वो, एंड अ नंबर ऑफ अदर इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, और दूसरी बहुत सी इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ यानी लुत्फ़ अंदोज़ी की या इंटरटेन करने की जो सरगर्मियाँ हैं बहुत सारी वो दिखाई जाती हैं। एंड द कलरफुल साइड ऑफ बलोची पीपल, बलोची जो लोग हैं उनकी जो रंगीन रुख है उसका वो रुख, ये जो इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कलरफुल साइड दिखाती हैं बलोची लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये जो है बलोची त्यौहार, इसमें आम जो मौसीकी है, मौसीकी की अदायगी, सकाफ़ती रक्स, दस्तकारियों के स्टॉल, जानवरों के जो मंडियाँ होती हैं वो, और बहुत सी दूसरी इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें दिखाई बलोची लोगों के रुख के बारे में दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, what type of lifestyle do the people of interior Sindh have? You may research for this.
यानी अंदरूनी सिंध के लोगों की ज़िंदगी का क्या तरीक़ाकार, किस किस्म की ज़िंदगी का अंदाज़ है, तो उसके बारे में हमने बयान करना है. To answer this question is lifestyle of people of Sindh is based on agriculture. यानी सिंध के लोगों का जो ज़िंदगी का जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बुनियादी तौर पर ज़रई है. एंड दे आर फार्मर्स बेसिकली, और वो बुनियादी तौर पर किसान हैं. एंड itinerant lifestyle इज़ कॉमनली सीन इन इंटीरियर सिंध. अंदरूनी सिंध में एक आम तौर पर जो खानामदोशी तर्ज़ ज़िंदगी है वो आम तौर पर देखा जा सकता है. यानी अंदरूनी सिंध में खानामदोशी तर्ज़ ज़िंदगी आम तौर पर देखा जा सकता है. तो ये अंदरूनी सिंध का लाइफस्टाइल है, तर्ज़ ज़िंदगी है. Question number 6 is write down some famous dishes in Khyber Pakhtunkhwa. Have you tried them? यानी खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर जो खाने हैं उसके बारे में लिखना है. और ये पूछा गया है कि हैव यू ट्राइड देम, कि आपने उन्हें टेस्ट किया है, आपने उन्हें खाया है. तो इसका आंसर करेंगे सम फेमस डिशेस इन खैबर पख्तूनख्वा आर टिक्का, सूजी का हलवा, चपली कबाब, काबली पुलाव एंड स्पेशल लॉन्ग नान्स. यानी जो मशहूर खाने हैं खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर खानों में शामिल टिक्का, सूजी का हलवा, चपली कबाब और काबली पुलाव, और मशहूर ख़ास जो उनका है वो लंबे नान हैं. ठीक है, ये मशहूर उनके खाने हैं. येस, आई हैव ट्राइड सम ऑफ देम, मैंने उनमें से कुछ टेस्ट किए हैं. दे आर डिलीशियस, वो बहुत मज़ेदार हैं. ठीक है, तो इनमें से कुछ खाने जो हैं वो मैंने ट्राई किए हैं, वो मैंने टेस्ट किए हैं और वो बहुत मज़ेदार हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में कौन सी एक्टिविटी है. सो लेट्स स्टार्ट. यस, हियर इज द एक्टिविटी 2. गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड कंपेयर दैम विद द डिक्शनरी मीनिंग्स. यानी जो नीचे दिए गए अल्फाज के मायने हैं वो गेस करें और इनको डिक्शनरी मीनिंग से कंपेयर करें, उनका मुवाजना करें. ठीक है, तो कंटेक्चुअल मीनिंग वो होते हैं जो कि हम जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड जो वर्ड हैं उनके टेक्स्ट के लिहाज से, कंटेक्स्ट के लिहाज से उसके क्या मीनिंग है, फिर हमने उसको डिक्शनरी मीनिंग से कंपेयर करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड है इनकम्पस. इनकम्पस मीन यानी घेरा करना, किसी का अहाता करना. ठीक है, इसका डिक्शनरी मीनिंग, इसका कंटेक्चुअल मीनिंग है सराउंड. सराउंड यानी इर्द गिर्द, इनक्लोज अहाता किए हुए, घेरे हुए. ठीक है, इनकम्पस अहाता किए हुए, घेरे हुए, सराउंड, इनक्लोज. ठीक है, ये इसके कंटेक्चुअल मीनिंग्स हैं. और इंस्पायर्ड नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर्ड. इंस्पायर्ड मीन मुतासिर हुआ. बीइंग इंस्पायर्ड बाय समवन एक्सलेंट क्वालिटीज़, यानी किसी के जो बहुत खसूसियात हैं, शानदार जो खसूसियात हैं उससे इंस्पायर होना. ठीक है, किसी की खूबियों से हमने कोई भी किसी की खूबियों से मुतासिर होने को इंस्पायर्ड बोलते हैं, मुतासिर होना. ठीक है, नेक्स्ट है डीड्स. डीड्स मीन अमाल, एक्शंस, एक्ट्स. ठीक है, एक्शंस, अमाल. नेक्स्ट है क्लान्स. क्लान्स ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ट्राइब्स यानी कबीले, कौम, ख़ानदान, नस्लों से रिलेटेड ये वर्ड है क्लान्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज यानी ख़ानदानों का ग्रुप, ट्राइब्स कबीले. ठीक है, कबीले या कौम हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम्स स्पेशल क्लॉथ्स यानी कि कोई ख़ास किस्म के कपड़े, किसी भी पर्टिकुलर नेशन या ग्रुप ऑफ पीपल, किसी के वो कोई स्पेशल क्लॉथ्स. ठीक है, उसके ख़ास जो लिबास है उसको कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं. नेक्स्ट है अर्बन. अर्बन मीन रिलेटेड टू सिटी लाइफ, यानी अर्बन शहरी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो है उसको हम अर्बन बोलते हैं, और देहाती ज़िंदगी से मुतल्लिक इसका अपोजिट है रूरल. ठीक है, तो अर्बन जो है रिलेटेड टू सिटी लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी से मुतल्लिक.
अच्छा, नेक्स्ट है कुजीन। कुजीन इसका वैसे जनरल मीनिंग जो है खाने के तौर पे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका कंटेक्चुअल मीनिंग द आर्ट ऑफ स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी खाना तैयार करने का कोई ख़ास अंदाज या तरीका, ठीक है, या उसका तरीका या फ़न, ठीक है, खाना तैयार करने का तरीका या अंदाज, उसको हम कुजीन बोलते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा एशियन कुजीन, चाइनीज़ कुजीन, या फिर ऐसे हो सकता है इटालियन कुजीन, ठीक है। तो यानी इटालियन कुजीन का मतलब है कि इटली में बनने वाले खानों के तरीके, एशियन कुजीन का मतलब है एशिया में बनने वाले खानों के तरीके, चाइनीज़ कुजीन चाइना में बनने वाले खाने का तरीका या खाना बनाने का तरीका या अंदाज, तौर तरीका, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो गए, और इंशाल्लाह वी विल do the vocabulary and grammar related part of exercise unit number 11, Pakistani culture, and here's the time of review. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी पार्ट की समझ नहीं आई, किसी सेक्शन की आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रही है, या आपको यानी इससे आपको लेसन के समझने में, एक्सरसाइज के समझने में आपको इस वीडियो ने हेल्प आउट किया है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और मुझे हेल्प करें। और don't forget to press the bell icon button so that you can see the new notification of new lesson. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर, उसकी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न के मुतालिक बात हुई है। स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर इज़ हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फिट टुगेदर, यानी जो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे जो बेसिक जो 3 टाइप्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वो यहाँ पे डिस्क्राइब हुई हैं। सबसे पहला जो है वो है SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न में ये होना चाहिए कि उसमें जो वर्ब है वो मस्ट बी ट्रांसिटिव, यानी उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी तौर पर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आई ओपन द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे आई ओपन मैंने खोला, क्या खोला ये नहीं पता, तो इसलिए जो ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है वो यूज़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आई ओपन द डोर, यानी मैंने दरवाज़ा खोला। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में वर्ब का जो ट्रांसिटिव होना मस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब जो है वो उसमें हमें पता चल रहा होता है कि एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोला, यानी दरवाजे पे काम हो रहा है, दरवाजे को खोला जा रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में है, जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी डायरेक्टली जो वर्ब है उस पर काम हो रहा होगा। अच्छा, सेकंड पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे डबल ओ है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें वर्ब से ही पता चल जाता है हमें कि वर्ब वो जो एक्शन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें वर्ब से पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी उसके मज़ीद जो डायरेक्टली जिसे हम वर्ब से हम डिफाइन नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ द वर्ब इज़ एक्टिंग ऑन, यानी जिस वर्ब में काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट के बारे में उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ बुक इन दिस सेंटेंस, फॉर एग्जांपल शी बॉट नोरीन अ बुक, यानी उसने नोरीन के लिए एक बुक खरीदी। तो यहाँ पे शी बॉट नोरीन, बॉट क्या खरीदी यानी बुक। तो डायरेक्ट जो है वो यानी जो हमें पता चल रहा है वर्ब से ये कि जो काम करने से पता चल रहा है वो है बॉट अ बुक। तो ये बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जिससे यानी किसके लिए खरीदी, नोरीन के लिए, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया कि वो बुक है और किसके लिए खरीदी है, वो नोरीन के लिए, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट अ बुक और इनडायरेक्ट नोरीन, ठीक है। तो a book is in this sentence is a direct object and indirect object is the recipient. recipient mean वसूल करने वाला, लेने वाला ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने वाला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द अबव सेंटेंस नोरीन इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नोरीन जो है वो रेसिपिएंट है, ठीक है। नोरीन वसूल कर रही है या ले रही है वो बुक, तो शी बॉट नोरीन अ बुक, उसने नोरीन के लिए एक बुक खरीदी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है SVOC, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक वर्ड या फ्रेज हो सकता है, स्पेशली नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब दैट इज़ यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब और एन मेन वर्ब इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद यूज़ हों उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो भी लिंकिंग वर्ब या जैसे सीन्स, बेटर, गुड, ये इससे पहले इसके बाद जो भी यानी फ्रेज़ या वर्ड यूज़ होता है, फ्रेज़ हम इसको बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके मिलाने से जो फ्रेज़ बनती है, या कोई भी वर्ड अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई एक मिसिंग है तो वो जो है उसको हम वर्ड बोलेंगे, और वर्ड या फ्रेज जो है वो लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही लेफ्ट द डोर ओपन, यहाँ पे ही लेफ्ट जो है वो वर्ब है, ये जो लेफ्ट वर्ब है यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है और ऑब्जेक्ट है द डोर ओपन, ठीक है। तो ही लेफ्ट द डोर ओपन, ओपन जो द डोर ओपन फ्रेज है, तो ये भी इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। और अगर सिर्फ वर्ड को हमने करना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास जो वर्ड होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास वर्ड होगा वो उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे। और अगर हम ऑब्जेक्ट और जो वर्ड है उसको मिला के फ्रेज़ का नाम देते हैं, फ्रेज़ भी उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही लेफ्ट द डोर ओपन या ही लेफ्ट द डोर ओपन, द डोर ओपन भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एक्सरसाइज कीप्स यू फिट, यानी एक्सरसाइज आपको फिट रखती है। तो यहाँ पे कीप्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है और यू फिट यानी आपको फिट रखती है, तवाना रखती है। तो यहाँ पे कीप्स यू फिट, फिट भी एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। Yes, here is the activity 1. Identify the underlined word as subject, verb, direct object, indirect object और complement, ठीक है। यानी हमें इन sentences में से हमने जो underline word हैं उनके बारे में बताना है कि वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो सब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स लर्न द लेसन, तलबा ने अपना सबक याद किया, ठीक है, लर्नड।
सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे द लेसन है, द सब स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, लर्नड वर्ब है, द लेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लर्नड द लेसन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी लर्नड क्या याद किया, लेसन। ठीक है, तो हमें वर्ब से पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है। तो वर्ब से जब हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में काम हो रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स लर्नड द लेसन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अंडरलाइन वर्ड है द लेसन और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा नंबर 2 है दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता। तो यहाँ पे दे वन क्या है, विन, वन ये वर्ब है, यानी काम के बारे में बताया जा रहा है तो ये वर्ब है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड है वर्ब। नंबर 3 इज़ वी टर्न द पेजेस, हमने पेजेस पलटे, यानी सफ़ात को पलटा। तो यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, यानी हम काम करने वाले हैं तो वो सब्जेक्ट है। अच्छा नंबर 4 माई ब्रदर गेव मी अ पेन, गेव मी अ पेन। ठीक है, गेव क्या दिया, पेन, पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी किसे दिया, मुझे, तो ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा नंबर 5 है शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई। तो टोल्ड क्या सुनाई, स्टोरी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन वर्ड। नंबर 6 है शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, यानी सब्जेक्ट वर्ब, और इसको हम वैसे तो ये एडजेक्टिव है लेकिन हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेंगे। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकती है। तो ये वर्ड है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, शी इज़ हैप्पी। अच्छा नेक्स्ट है ही एट द चॉकलेट ग्रीडली, ग्रीडली यानी बहुत यानी शौक से चॉकलेट उसने खाई, या बहुत यानी बेसब्री से चॉकलेट खाई, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रेडली जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, शी एट द चॉकलेट ग्रेडली, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चॉकलेट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा नेक्स्ट है आई एम हेल्दी, मैं सेहतमंद हूँ। तो आई एम क्या है, ये वर्ब है, तो ये इसको हम वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये यूजेस में जो अच्छा जिसमें एक्शन ना हो रहा हो उसको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। जिसमें यानी एक्शन ना हो उसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नाम भी दिया जाता है, तो ये वर्ब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड एक्टिविटी है राइट 5 सेंटेंसेस फॉलोइंग द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर, यानी SVO ऑर्डर को जहन में रखते हुए हमने 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट है आई हैव 2 कार्स, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब है, 2 कार्स ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर है और कार्स ऑब्जेक्ट है, 2 कार्स यानी वो मेरे पास 2 कारें हैं। ठीक, अच्छा आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, पाकिस्तान ऑब्जेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है ही ईट्स मैंगोज़, ही सब्जेक्ट है, ईट्स खाता है, यानी ये वर्ब है, मैंगोज़ आम, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ही ईट्स मैंगोज़, वो आम खाता है। अच्छा शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है या जो वो खाना पकाती है। ठीक है, शी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हो गए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि आप पहले आपको पता चला है कि 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा फॉर एग्जांपल
अजहर गेव अ प्रेजेंट, ठीक है, यानी अजहर ने एक तोहफा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गेव यानी क्या दिया, एक प्रेजेंट दिया, ठीक है। तो वो उसके बारे वर्ब से पता चल रहा है कि किसके बारे में ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अजहर गेव मी आ प्रेजेंट, ठीक है। अजहर ने मुझे प्रेजेंट दिया यानी मुझे तोहफा दिया। तो यहाँ पे गेव मी मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी वर्ब का काम हो रहा है प्रेजेंट पे, यानी वो उसने प्रेजेंट दिया, ठीक है। और किसे दिया, मुझे, तो मुझे जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द direct object and indirect object, difference between direct object and indirect object, okay। अच्छा, in the first sentences is subject verb and direct object, और दूसरा जो है subject verb और indirect object, ठीक है। अच्छा, और इसमें मैं जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ये भी आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें आप इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के साथ टू और फॉर का यूज़ करते हैं तो फिर हम फाइनल पोजीशन पे हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, My mother bought me shoes. This is a sentence which have two objects. One is indirect object and the other is direct object, ठीक है। तो my mother bought shoes for me, ठीक है। तो यहाँ पे for me जो indirect object है उसके लिए हमेशा for या to का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे me जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बॉट के साथ शूज़ यानी ख़रीदे क्या चीज़, वो शूज़, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नंबर थर्ड एक्टिविटी है राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग द सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने इन यानी टू ऑब्जेक्ट्स को यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेंट अ मैसेज टू मी, कि उसने मुझे मैसेज भेजा या पैगाम भेजा, ठीक है। सेंट अ मैसेज टू मी जो है वो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट का आपको पता चल गया होगा कि उसके साथ अगर टू या फॉर यूज़ करें तो वो इनडायरेक्ट होता है, और वर्ब के साथ जो काम हो रहा हो वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है मदर कुक्स फूड फॉर मी, यानी माँ मेरे लिए खाना बनाती है या पकाती है। तो यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई बॉट अ कार फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक कार ख़रीदी, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब, अ कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फॉर यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही गेव अ बुक टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। तो ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे कि वर्ब का पता चल रहा है कि किस पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। टू मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको पता चल गया होगा जिसके साथ हम टू या फॉर यूज़ कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव सेंट अ बुके टू हर, कि आपने उसे एक फूलों का गुलदस्ता भेजा है। यू सब्जेक्ट है, हैव सेंट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है, अब बुके वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, आई बेक्ड अ ब्रेड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक रोटी बनाई, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट है, बेक्ड वर्ब है, अ ब्रेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है शी आयरन द क्लॉथ्स फॉर हिम, शी सब्जेक्ट है, आयरनड यानी ये वर्ब है, द क्लॉथ्स कपड़े ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी जो वर्ब का जिस पे काम हो रहा वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके साथ सिंपल जिसके साथ फॉर या टू का इस्तेमाल हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हमारे पास है नेक्स्ट फाइंडिंग एंड मार्किंग कीवर्ड्स इन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अच्छा जब भी हमें कोई रीडिंग दी जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 4 स्किल्स पे बेस करती है, तो उसमें रीडिंग स्किल में जब हम कोई पैसेज रीड करते हैं तो एंड पे कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसमें से हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, किस चीज़ का हमने आंसर करना है। ठीक है, तो हम उसको अंडरलाइन, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये उससे रिलेटेड एक्टिविटी है। इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी सवालात के जवाब देने के लिए यू विल फर्स्ट नीड टू रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को एहतियात से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। टू फाइंड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, जो उसके अहम जो की पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, उनको इम्पोर्टेंट नुकात जो हैं वो उनको मालूम करने के लिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। मार्क द कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एफिशिएंटली। जब हम क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उसको हम अंडरलाइन कर लें तो हमें उसका आंसर देने में हम उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से मौसर तरीके से एफिशिएंटली हम उसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, कीवर्ड्स यू अंडरलाइन आर यूजली नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब। ठीक है, यानी जब भी हम क्वेश्चन में कोई कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं वो मस्ट होने चाहिए कि नाउन, प्रोनाउंस और वर्ब। ठीक है, नाउन, प्रोनाउंस और वर्ब वो तो मस्ट अंडरलाइन होने चाहिए कि उनको हमने अंडरलाइन करना है। डोंट अंडरलाइन आर्टिकल्स ए एंड द एंड द prepositions, यानी आर्टिकल्स और preposition को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। अंडरलाइन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो तो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और preposition और आर्टिकल्स को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अंडरलाइन द स्टेम वर्ड सच एज विच, हु, व्हेन, वेयर टू आइडेंटिफाई द फोकस ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो जिस पर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनको हम जो स्टेम वर्ड्स हैं यानी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, किस नोएट का क्वेश्चन हमसे हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट है, बिलो द अंडरलाइन वर्ब राइट द नेम ऑफ द टेंस सो दैट यू मे यूज़ द टेंस इन द आंसर अकॉर्डिंगली। अच्छा, जब हम क्वेश्चन में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं उसमें उसको हमने अंडरलाइन करना है, उसके नीचे हम सेंटेंस नेम लिखेंगे कि ये किस सेंटेंस की वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है, तो हमें आंसर करने में आसानी होगी उसी टेंस में, क्योंकि जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उसी टेंस में आंसर देना होता है। ठीक है, तो जब हमें टेंस का पता होगा तो हम उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर मॉडिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल समराइजिंग ऑल द अबव पॉइंट्स, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाउ ओल्ड आर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की उम्र क्या है। तो हम जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हाउ ओल्ड, कि कितनी उम्र है। ठीक है, तो आर वर्ब टेंस है, यानी किस टेंस में पूछा जा रहा है हमें पता चल रहा है, और द चिल्ड्रन यानी नाउन है। ठीक है, तो हम ये जो हैं हमारे पास की वर्ड्स हैं। ठीक है, हमने किसको अंडरलाइन किया, हमने ये उसको स्टेम वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड्स को, हाउ ओल्ड, ठीक है ये स्टेम वर्ड है, इसको हमने अंडरलाइन किया, यानी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है। और फिर हमने वर्ब टेंस यानी आर को अंडरलाइन किया है कि हमारे पास ये किस टेंस, कौन से टेंस की ये वर्ब है, उसको अंडरलाइन किया। और द चिल्ड्रन नाउन को हमने अंडरलाइन किया, और हमें ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गया, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देने में हम यानी एफिशिएंटली हम इसका आंसर दे पाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। यस हमारे पास एक्टिविटी है, अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस
यानी ये एक क्वेश्चंस हैं और उसके हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड मागी राइट इन हर डायरी, यानी मागी जो है वो अपनी डायरी में क्या लिखती थी। तो व्हाट डिड, ये हमारे पास स्टेम वर्ड है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। मार्गी राइट, यानी मार्गी ने राइट किया। मार्गी नाउन है, राइट वर्ब है। इन हर डायरी, ठीक है, डायरी भी नाउन है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। यानी हमने स्टेम वर्ड को और नाउन को और वर्ब को हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। ये हमारे पास की वर्ड्स आ गए, तो इसके हम फिर इसका आंसर करने में हमें आसानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है, हम इसका आंसर इस तरह भी यानी हमें इस तरह से आसानी होगी कि हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है और हमने किस के बारे में आंसर करना है। तो हमें पता चल गया कि मार्गी ने डायरी में कुछ लिखा है और उसने क्या लिखा था वो उसके बारे में हमने आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी व्हाट थिंग्स, कौन सी चीज़ें, यानी ये हमारे पास स्टेम वर्ड आ गया। अबाउट द बुक यानी किताब के बारे में, अबाउट प्रपोजिशन है, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। द बुक नाउन है, ठीक है। डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी उसने जो अजीब चीज़ें पाई, यानी इसमें ये प्रनाउन है और ये जो एडजेक्टिव है और वर्ब है उसको हमने अंडरलाइन किया और ये हमारे पास की वर्ड्स आ गए। यानी आंसर करने के लिए हमारे पास की वर्ड्स ये हैं बट थिंग्स द बुक शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी कौन सी चीज़ें बुक में ऐसी थीं जो उसे अजीबोगरीब लगीं, जो उसने अजीबोगरीब जिनको पाया, ठीक है। तो हमें आसानी होगी कि हमने इन चीज़ों के बारे में आंसर करना है। नंबर 3 है वेयर वाज मागी स्कूल, वेयर कहाँ, वाज मागी स्कूल, ठीक है। मागी नाउन है, स्कूल भी नाउन है, यानी उसके बारे में बताया गया है। वेयर को हमने अंडरलाइन किया और यानी जो क्वेश्चन वर्ड है या फिर उसको कह लें स्टेम वर्ड है उसको हमने अंडरलाइन किया। मागिस स्कूल और नाउन को हमने अंडरलाइन किया, ठीक है। तो ये हमें कीवर्ड्स मिल गए आंसर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मागी एंड टॉमी टेक, यानी कौन से सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट डिड मागी और टॉमी ने लिए, टेक लिए, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट मागी और टॉमी ने लिए, तो हमने इसको अंडरलाइन करने में हमें आसानी होगी उसका आंसर करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट है वाई डिड दे टेक ऑनलाइन क्लासेस, वाई डिड यानी हमारे पास स्टेम वर्ड आ गया, क्यों, रीज़न है क्यों, ठीक है। तो दे टेक ऑनलाइन क्लासेस यानी वर्ब है, प्रनाउन है और फिर नाउन है, ऑनलाइन क्लासेस नाउन, ठीक। दे प्रनाउन है, टेक वर्ब है। तो अब यहाँ पे हमने स्टेम वर्ड को और नाउन ये प्रनाउन वर्ब को हमने अंडरलाइन किया, तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए आंसर करने के लिए, ठीक है। नंबर 6 है हाउ विल फ्यूचर एजुकेशन बी डिफरेंट फ्राम द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे हाउ विल फ्यूचर एजुकेशन यानी ये हमारे पास सारे का सारा स्टेम वर्ड आ गया, तो ये उसको हमने अंडरलाइन किया। बी डिफरेंट यानी एडजेक्टिव है, किस तरह मुख्तलिफ होगा। फ्राम द प्रेजेंट सिनेरियो यानी मौजूदा सूरत हाल से ऑफ एजुकेशन तालीम की, ठीक है। तो ये एजुकेशन नाउन है और प्रेजेंट सिनेरियो ये उसके एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है ये हमारे पास आ गए, यानी हम एडवर्ब और या एडजेक्टिव को भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स में। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, तो हम इसको देखते हुए आंसर आसानी से इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम इसका आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है, लेट्स डू इट। यस, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हमने ये एक्टिविटी है उसके बारे में हम ये जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, यानी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ये मालूमात देता है कि आने वाले वक्त में एक मखसूस टाइम में कोई काम कितना मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी विल हैव, शैल हैव जो है इसके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा
और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो इसके सेंटेंस जो है वर्ब सेंटेंस उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दे विल हैव हेयर्ड द न्यूज़, वो ये खबरें सुन चुके होंगे। ठीक है, तो विल हैव से हमें पता चल जाएगा ये विल हैव हेयर्ड कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, विल हैव के साथ जो पास्ट पार्टिसिपल लगे उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव हेयर द न्यूज़, उन्होंने ये खबरें नहीं सुन चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, और इंटरॉक्टिव बनाने के लिए विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद और फिर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, विल दे हैव हेयर द न्यूज़, क्या वो ये खबरें सुन चुके होंगे। ठीक है, तो क्या वो ये खबर सुन चुके होंगे, इस तरह होगा। तो ये जो है इंटरॉक्टिव हो गया। ठीक, तो आपको ये एक तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल गया कि अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरॉक्टिव में हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट हम इसी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास द फार्मर विल हैव ऑप्शन दी हुई हैं, विल हैव या विल हैज़। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो प्लॉट द फील्ड, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विल हैव। ठीक है, क्योंकि हमने ये रूल है कि विल हैव या शैल हैव यूज़ होता है। ठीक है, तो हैज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसलिए विल हैव को टिक लगाएंगे। नंबर 2 है दे विल वन या विन द मैच, वो मैच जीतेंगे। तो यहाँ पे विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसके साथ हम विल के साथ विल लगाएंगे, विन। ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। ठीक है, नंबर 3 है यू विल शैल। 2 ऑप्शन है हमारे पास, हैव अराइव्ड बाय ट्रेन, तो विल हैव अराइव्ड। ठीक है, तो शैल जो है वो सिर्फ आई विल के साथ हम यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ठीक है, यू विल हैव अराइव्ड बाय ट्रेन। ठीक, अच्छा, नंबर 4 है द बॉय विल को हम करेंगे, पहले भी आपको पता है कि आई विल के अलावा सबके साथ विल लगता है, तो द बॉय विल हैव स्पेंड द मनी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है दे विल हैव, हैज़ नहीं आएगा, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है वी शैल हैव क्रॉस द चैनल, हम ये रास्ता पार कर चुके होंगे। ठीक है, नंबर 7 यू शैल विल, तो हम क्या लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आई व्यू के साथ शैल, बाकी द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन विल फॉलोड बाय विल। ठीक है, तो यू विल हैव वॉच द डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, नेक्स्ट है शी विल हैज़ और हैव, तो यहाँ पे हम विल हैव लगाएंगे, विल हैव मेड अ डिसीजन बाय देम। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 9 आई शैल विल हैव। अच्छा, तो हम यहाँ पे शैल लगाएंगे, आई शैल हैव रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँगा। अच्छा, नंबर 10 है ही विल हैव रिसीव्ड माई गिफ्ट, यानी ही विल हैव रिसीव्ड, इसके साथ विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, तो ही विल हैव रिसीव्ड को हम टिक करेंगे, तो माई गिफ्ट, उसने मेरा गिफ्ट तोहफ़ा वसूल कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इसी टेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। चेंज द सेंटेंसेस टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उसको हमने चेंज करना है। सॉरी, नंबर 1 है दे हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस, उन्होंने एक बड़ा शानदार घर तामीर किया। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम चेंज करेंगे तो हम करेंगे दे विल हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस। ठीक है, उन्होंने एक शानदार घर तामीर कर लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी।
तो अब ये इसको हमने फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हम सिंपल ये करेंगे, वी विल हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें सीख चुके होंगे। ठीक है। नंबर 3 है, ही हैज़ मूव्ड इनटू हिज न्यू हाउस, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो हम यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ही विल हैव मूव्ड इनटू द न्यू हाउस। ठीक है, वो नए घर में शिफ्ट मुंतकिल हो चुके होंगे या जा चुके होंगे। नंबर 4 है, दे रिस्टोर द पावर सप्लाई, उन्होंने पावर सप्लाई बहाल कर दी होगी, यानी या बिजली सप्लाई बहाल कर दी होगी। तो यहाँ पे उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, दे विल हैव रिस्टोर्ड द पावर सप्लाई। ठीक है, पहले सिंपल पास्ट टेंस में था दे रिस्टोर्ड, तो यहाँ पे दे विल हैव। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अच्छा, नंबर 5 है, शी विल पेंट द पिक्चर, वो तस्वीर पेंट करेगी। तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए शी विल हैव पेंटेड द पिक्चर, यानी विल हैव पेंटेड पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, और वो ये तस्वीर पेंट कर चुकी होगी। ठीक है। नंबर 6 है, दे रिपेयर द रोड, उन्होंने सड़क तामीर की। तो अब इसको चेंज करेंगे, दे विल हैव रिपेयर द रोड, उन्होंने एक सड़क तामीर कर ली होगी या मरम्मत कर ली होगी, रिपेयर मरम्मत कर ली होगी। अच्छा, नंबर 7 है, वी हैव कम बैक फ्राम द स्टडी टूर, हम मुतालियाती दौरे से वापस आ चुके हैं। तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह चेंज करेंगे, वी विल हैव कम बैक फ्राम द स्टडी टूर, हम मुतालियाती दौरे से वापस आ चुके होंगे। ठीक है। नंबर 8 है, यू विल हैव लॉक द डोर, यानी आप दरवाज़ा लॉक कर चुके होंगे, कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो यू विल हैव लॉक द डोर। ठीक। अच्छा, नंबर 9 है, आई विल हैव इन्फॉर्म दैम, तो ये जो है सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग है, इसके साथ आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड, थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड दैम। ठीक है, हम उन्हें मतलब कर चुके होंगे या इतला दे चुके होंगे। अच्छा, नंबर 10 है, वी शैल हैव विन द मैच, यानी शैल हैव, जब रूल है कि शैल हैव या विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, तो यहाँ पे हम वी शैल हैव वन द मैच। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बारे में हमने ये जानना है कि फ्रेजेस क्या होती हैं और क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज टू और मोर रिलेटेड वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, यानी फ्रेज जो है वो दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वर्ड्स से पर मुश्तमिल होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मुश्तमिल नहीं होता। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। द सब्जेक्ट वर्ब पेयर इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक सेंटेंस बनाने के लिए लाजमी चाहिए होती है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आफ्टर लंच, यानी खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद। वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी नीचे उतरते हुए या सीढ़ियों से नीचे जाते हुए। ठीक है, तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं एज स्ट्रेट एज एन एरो, यानी इतने सीधे जैसे के तीर। तो ये जो हैं ये हमारे पास फ्रेजेस हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है, और फ्रेज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज भी टू टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे देखिए, क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और ये एक इसमें किसी काम या किसी भी सिचुएशन की, सब्जेक्ट की हालत के बारे में बताया गया होगा, तो उसको हम क्लास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रीड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ती हूँ।
दे केम वो आए। सॉरी, यहाँ पे स्टोरी यानी एक जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट उसकी हालत बताई हुई है कि वो क्या कर रहा है, वो एक स्टोरी एक कहानी पढ़ रहा है, ठीक है। उसने एक कहानी पढ़ी, मैंने एक कहानी पढ़ी। तो ये यानी हमें स्टेट ऑफ द माइंड हो गया या स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम क्लास बोलते हैं दे केम वो आए, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, यानी टू टाइप्स की क्लासेस होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अच्छा, और जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लास, वो उसको हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब वो पूरा सेंटेंस वो हमें मिल जाता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर नामुकम्मिल है, इसलिए जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे तो फिर वो हमारे पास एक सेंटेंस होगा, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो एक सेंटेंस के तौर पे हम उसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रीड द पोएम, मैंने नज़म पढ़ी, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम एक सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे इन्हिसार करती है, इसलिए हम उसको एक डिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई फिनिश्ड इट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, हम यानी ये ख़त्म करने के बाद हमें ये पता नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ये सेंटेंस हम इसलिए इसको नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये इसके आगे क्या सेंटेंस होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसको यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर जो है ये वो अधूरा है, तो इसलिए हम इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। आई रीड इट अगेन, यानी जब तक मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो हैं ये दोनों को मिला के हम एक सेंटेंस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एक आइडिया है, जो एक थिंकिंग है वो क्लियर है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस होगा। और सेंटेंस जो है वो अमूमन कोई भी एक कंप्लीट आइडिया या थॉट के बारे में बताता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू कन्वे अ कंप्लीट आइडिया, ठीक है। यानी सेंटेंस जो है वो एक वर्ड्स का, अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे एक मुकम्मल ख्याल या सोच के बारे में बताता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 क्लॉजेस, यानी एक सेंटेंस में एक या दो से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। ही रोट अ पोएम, यानी 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसने एक नज़म लिखी, ठीक है। ही रोट अ पोएम एंड आई रीड इट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। ही रोट अ पोएम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आई रीड इट, और मैंने इसे पढ़ा, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ही रोट अ पोएम विच इज़ इन इंग्लिश। ही रोट अ पोएम, ये इंडिपेंडेंट हो गई, और विच इज़ इन इंग्लिश ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको हम दूसरा सेंटेंस का नाम देते हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट है वो सेंटेंस उसको कह सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट है उसको हम सेंटेंस का नाम नहीं दे सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, राइट वेदर द ग्रुप्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। हमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, जो दूसरा ये हैं ग्रुप्स हैं, वो फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब मेंशन है, तो ये हमारे पास क्लॉज आ गई, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब का मस्ट होना लाजमी है क्लॉज के लिए, और फ्रेज़ के लिए सेंटेंस वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 है वी कुड नॉट ओपन द डोर, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये हमारे पास क्लॉज है। नंबर 2 है नोकिंग द डोर
नॉकिंग द डोर, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और फ्रेज भी नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रेज है। नंबर 3, शी पुट द ज्योमेट्री बॉक्स ऑन द टेबल, यानी सब्जेक्ट इसमें शी है और पुट वर्ब है और बाकी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी हमारे पास क्लॉज है। क्लॉज के लिए जो मेन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी हो, ठीक है। नंबर 4 है वाई लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी ये वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन नहीं है। नंबर 6, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तो ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन हुए हैं। अच्छा, नंबर 6, फॉर हाफ एन आवर, ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। नंबर 7, पुट इट हियर, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये भी फ्रेज है। नंबर 8, वेरी सोन दिस इवनिंग, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का जिक्र नहीं है, तो ये फ्रेज है। नंबर 9, यू हैव नो लीगल राइट टू क्लेम इट, तो इसमें सब्जेक्ट यू है और वर्ब हैव नो, हैव जो है वो वर्ब है, तो इसमें क्लेम भी है, मेन वर्ब भी है इसमें, तो ये क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 है आई सा पैसेंजर विद अ हैवी बैग, मैंने एक मुसाफिर को एक भारी बैग के साथ देखा, तो ये इसमें सब्जेक्ट आई है, वर्ब सा है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन है, तो ये हमारे पास क्लॉज है। अच्छा, नंबर 11 है नॉट रेडी, तैयार नहीं, तो ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन नहीं है, तो ये फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेव द ड्राउनिंग बॉय, इन डूबते हुए बच्चे को बचाओ, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट क्लासेस जो होती हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लास को तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं उसमें क्या होता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, और ये यूजुअली बिगिन होते हैं, शुरू होते हैं इस तरह के अल्फाज से, फॉर एग्जांपल सच एज विच, दैट, हु, व्हेन, इफ़, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, अनलेस, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज आमतौर पर इन अल्फाज के साथ स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों यानी क्लॉजेज के साथ मिलकर हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, तो हमने उनको डिपेंडेंट क्लॉजेज को अंडरलाइन करना है जो ये सेंटेंस में मौजूद हैं, ठीक है। नंबर 1 है वी सा अ टीचर हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। आपको पहले पता चल गया कि जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो किन अल्फाज से शुरू होती हैं, तो यहाँ पे हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, यानी हमने एक उस्ताद को देखा जो स्क्रीन पर नमूदार हुआ या जाहिर हुआ, ठीक है। हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। लुक एट द पिक्चर बिलो द टेक्स्ट, यानी तस्वीर की तरफ देखो जो टेक्स्ट से नीचे है, यानी जो मजमून से नीचे है, ठीक है। बिलो द टेक्स्ट, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, नंबर 3 है कॉल अस व्हेन यू नीड हेल्प, व्हेन यू नीड हेल्प, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें ये जो क्लॉज है ये व्हेन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यू विल बी लकी, आप लकी होंगे इफ़ यू विन दिस अवार्ड, अगर आप ये अवार्ड जीतते हैं, तो ये जो है इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज का नाम देंगे। नंबर 5 है वी थैंक द होस्ट बिफोर वी लेफ्ट, हमने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया बिफोर वी लेफ्ट, रवाना होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर वी लेफ्ट, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ द पोएम, ये वो पोएम है, ये पोएम है, नज़म है, दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, जो कि हमें ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। तो दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 7, नंबर 7 लुक बिफोर यू लीप, यानी छलांग लगाने से पहले सोचो, या कोई भी काम करने से पहले सोचो, सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो, छलांग लगाने से पहले देखो। लुक बिफोर यू लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, लुक देखो,
यानी छलांग लगाने से पहले देखो, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले देखो। अच्छा, ये बिफोर यू लीप, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास आ गई। अच्छा, नंबर 8 है वी शैल गो होम, हमें घर जाना होगा, हम घर जाएंगे। व्हेन द गेम इज़ ओवर, जब खेल ख़त्म होगा। ठीक है, व्हेन द गेम इज़ ओवर, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, तो ये हमारे पास जो अंडरलाइन है ये हमारे पास सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अच्छा, ये आज हमारा यानी वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें हमने सारे यानी फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लासेस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बारे में हमने जाना है। तो ये जितने भी यानी वोकैबुलरी और ये ग्रामर से रिलेटेड जो हमारे पास एक्टिविटीज़ थी वो हमने सॉल्व की हैं, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट एफिशिएंटली, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स टू यू। एंड if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you may see the new notification of new lesson. Okay, remember, means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 11 पाकिस्तानी कल्चर उसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल, उससे रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई कंटेंट या कोई टेक्स्ट हम राइट करते हैं तो उसके लिए हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का ये पार्ट देखते हैं। उसके लिए हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करते हैं सबसे पहले। यानी जब हम कोई भी कंटेंट या टेक्स्ट राइट करेंगे तो उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, और उसको बार बार पढ़ के उसकी यानी उसको एडिट करना चाहिए। अगर उसको प्रूफ रीड करना चाहिए, यानी उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यू शुड रिव्यू योर पीस ऑफ राइटिंग एटलीस्ट ट्वाइस, यानी 2 मरतबा कोई भी जो हमने राइटिंग का हमारा टेक्स्ट है उसको हमें 2 टाइम हमें उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए। द फर्स्ट टाइम यू शुड रिवाइज और एडिट एट फॉर आइडिया एंड कंटेंट, यानी जो फर्स्ट टाइम आप रिव्यू करते हैं या रिवाइज करते हैं वो उसको कंटेंट के लिए यानी मजमून के लिए, मतन के लिए उसको रिव्यू करें, उसको एडिट करें। आस्क योर सेल्फ यू हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर्ड, यानी आप ये देखें, कंटेंट में ये देखें कि जो मजमून में जो कंटेंट में जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, मतन में जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए कि आपने वो राइट की हैं। जो चीज़ें चाहिए, लाजमी चाहिए, वो आपने उसमें राइट की हैं। एंड डिलीट एनी अननेसेसरी और इरेलीवेंट डिटेल्स, यानी गैर ज़रूरी या जो गैर मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको डिलीट करें। और आल्सो लुक एट हाउ आइडियाज़ आर कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, और ये भी देखना है कि आइडियाज़ यानी ख्यालात, थॉट्स, थिंकिंग्स के कितने एक दूसरे से मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और कितने वो मुनज़्ज़म हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के साथ यानी ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म यानी वो कनेक्टेड हों। ठीक है, तो जब एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं। यानी फ़र्स्ट टाइम में हमने कंटेंट को देखना है, एंड सेकंड टाइम में क्या देखते हैं, द सेकंड टाइम। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम में हम कंटेंट को देख रहे होते हैं तो उसमें ये नोट करें कि डोंट वरी अबाउट मिस स्पेल वर्ड एंड अदर एरर्स नाउ। ठीक
ठीक है। यानी उसमें ग्रामर की, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ कंटेंट पे जोर देना है, ठीक है। कि आप उसकी रेलिवेंट चीज़ों को डिलीट करेंगे और जो नेसेसरी थिंग्स हैं, जो नेसेसरी जो उसमें एडिशन करना है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। द सेकेंड टाइम यू शुड रिवाइज आर प्रूफ रीड इट फॉर फॉर्म्स। यानी सेकेंड टाइम जब हम रिवाइज करेंगे तो उसको हमने फॉर्म यानी फॉर्मेशन के लिए उसको एडिट करना है, उसको रिवाइज करना है। और व्हेन यू प्रूफ रीड फॉर फॉर्म, और जब फॉर्मेशन के लिए हम प्रूफ रीड करते हैं यानी जब हम उसको ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, फोकस ऑन द वे द रिटन राइटिंग, लुक ऑन द पेज, द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ठीक है। यानी सेकंड टाइम में हमने रिवाइज करते हुए हमने फोकस रखना है कि हमारी जो पंक्चुएशन है, स्पेलिंग्स हैं और ग्रामर है वो मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अगर उसमें ग्रामर की या स्पेलिंग की या कोई भी यानी पंक्चुएशन की मिस्टेक होती है तो उसको हम इसमें सेकंड टाइम रिवीजन में हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी है स्टडी द मॉडल फॉर एडिटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक मॉडल है, नमूने के तौर पे दिया गया है, एक पैसेज है, उसको हमने स्टडी करना है। ये एक मॉडल है जो एडिटिंग के लिए दिया गया है। अच्छा, इजिप्टियन पीजेंट्स यानी किसान के, दूसरा मिस्र के किसान, बिल्ड द पिरामिड्स यानी वो मखरूती शक्ल के वो एक फ़न तामीर करते हैं, जो मखरूती शक्ल का है उसको तामीर करते हैं। पीसेंट्स किसान बोलते हैं। यहाँ पे एडिट के लिए देखें, यहाँ पे पीसेंट्स का पी जो है कैपिटल था तो उन्होंने उसको कट किया तो वो स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दे फेस्ड अ हार्ड जॉब, उन्हें वो सख्त मुश्किलात का सामना करते थे। फर्स्ट, पहले दे हैड टू कट द स्टोन्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एडिशन किया है कि जब हम एडिट करते तो हमें अगर कुछ लगता है कि हमें ये ऐड करना चाहिए था तो उसको ऐड करते हैं यहाँ पे, यानी एरो के साइन से विद सास ये हमने ऐड किया है। दे हैड टू कट द स्टोन्स विद सास। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है देन दे हैड टू ड्रैग, फिर यानी पहले वो आरे के साथ पहाड़ को यानी पत्थरों को काटते हैं। देन फिर दे हैड टू ड्रैग द हैवी ब्लॉक्स, फिर वो भारी ब्लॉक्स को टू द पिरामिड्स की तरफ लेकर जाते हैं, पिरामिड्स की तरफ घसीटते हैं, ड्रैग घसीटना, ठीक है, घसीट कर लेकर जाते हैं। यहाँ पे हमने हैवी को ऐड किया है यानी ड्रैग द हैवी ब्लॉक्स, यानी भारी ब्लॉक्स को पिरामिड्स की तरफ घसीट कर लेकर जाते हैं। एंड शोव देम इन प्लेस, और उन्हें उस जगह पर उन्हें धकेलते हैं, धक्का देते हैं। शो मीन धक्का देना, ठीक है, यानी उस जगह पर उन्हें धकेलते हैं। यहाँ पे हमें ये दे हैड टू हमें अननेसेसरी लगा तो वो हमने ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है ईच ब्लॉक वेट, यानी हर ब्लॉक का वज़न मोर देन 2 टन्स, वो 2 टन से ज़्यादा था, यानी हर ब्लॉक का वज़न 2 टन से ज़्यादा था। यहाँ पे हमने मोर देन का एडिशन किया है। दे ऑल्सो हैड टू पुश द ब्लॉक्स अप, यानी वो ब्लॉक्स को ऊपर धक्का देते थे, आप ऊपर धक्का देते थे। ब्रिक रैम्प्स, यानी जो ईंटों का बना हुआ रैम्प्स, झुकाव बोलते हैं, यानी स्लोप में खड़े हुए रैम्प्स, टू गेट दैम, उन्हें ले जाने के लिए, टू द टॉप ऑफ द पिरामिड के ऊपर ले जाने के लिए, यानी जो ईंटों के बने हुए रैम्प के ऊपर उन्हें ले जाने के लिए, पिरामिड तक ले जाने की, उसकी ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्हें धकेलते थे। एज दे वर्कड हायर, जैसे वो बुलंदी पे काम करते थे,
एंड हायर यानी बुलंद से बुलंद वो काम करते थे, ऊंचाई पर जाते जाते थे। दे हैड टू बिल्ड लॉन्गर रैम्प्स, तो उन्हें लंबे रैम्प्स बनाना पड़ते थे, यानी उन्हें लंबे झुकावदार जो रैम्प्स हैं उन्हें बनाना पड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने उसको एडिट किया और जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो उसको अननेसेसरी समझते हुए उसको हमने डिलीट कर दिया और ओमिट कर दिया। ठीक है, एंड पुल देम अप रोबर्स ब्रोक इनटू मोस्ट पिरामिड्स टू स्टील द ट्रेजर, ये अननेसेसरी डिटेल है तो उसको हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने एक मॉडल फॉर एडिटिंग के लिए जो था वो उसको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी है एडिट एंड प्रूफ रीड द पैराग्राफ बिलो, यानी जो नीचे दिया गया पैराग्राफ है उसको हमने एडिट करना है, प्रूफ रीड करना है और एडिट करना है। ठीक है, यानी प्रूफ रीड करना है यानी हम उसको ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको प्रूफ रीड करेंगे और फिर उसको एडिट करेंगे, यानी उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करके उसको उसकी करेक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा, देन री राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शंस, और फिर हम करेक्शन करके दोबारा से उसको री राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं। दिस इज़ अबाउट वाजिद इज़ अ न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास इन माई इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ अबाउट वाजिद इज़ अ न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे यानी वो ऑर्गेनाइज नहीं है और कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम री राइट करेंगे दोबारा से, यानी वाजिद इज़ अ न्यू इज़ माई न्यू स्टूडेंट इन इंग्लिश। ठीक है, यानी इंग्लिश में इंग्लिश क्लास में मेरा वाजिद जो है वो मेरा नया तालिब इल्म है, नया स्टूडेंट है। देयर आर मैनी क्लासेस एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। अच्छा, ये अननेसेसरी है, इसको हम ओमिट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ही जनरली इंजॉयज़ लाइफ इन द सिटी, ये भी थोड़ा इसको हम मॉडिफाई करेंगे। ही जनरली इंजॉयज़ सिटी लाइफ, यानी वो आमतौर पर शहरी ज़िंदगी यानी इंजॉयज़ करता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है, शहर में रहना पसंद करता है, आमतौर पर शहरी ज़िंदगी पसंद करता है। एंड ही हैज़ अ गुड ओपिनियन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी राय रखता है। ही डजेंट लाइक हिज डॉर्मेट्री, दो यहाँ पे भी हम ये थोड़ा चेंज करेंगे, दो ही डजेंट लाइक हिज डॉर्मेट्री, यानी कि वो उसको अगरचे वो अपने डॉर्मेट्री बोलते हैं यानी किसी हॉस्टल में एक बड़ा सोने का कमरा है जहाँ पे बहुत सारे यानी बेडिंग हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने की यानी सोने के लिए बहुत सारी चारपाइयाँ या बेड्स हों, तो उसको हम डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो अगरचे वो जो सोने का कमरा उसको पसंद नहीं करता है। ही इज़ 18 years old, वो 18 साल का है। ही इज़ फ्राम अ स्मॉल टाउन इन द नॉर्थ, वो 18 वो शुमाल में एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखता है, छोटे गांव से है। ही इज़ स्टडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश एंड अकाउंटिंग, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश अकाउंटिंग पढ़ रहा है। इन हीज़ फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यानी आइडियाज़ हैं या जो थॉट्स हैं वो कनेक्टेड नहीं हैं और यानी आगे पीछे वो सेंटेंस हैं, तो अब हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और एक दूसरे से सेंटेंसेस को या थॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, एडिट करते हैं। तो ये जब हमने प्रूफ रीड कर लिया तो हमने उसको पैराग्राफ को दोबारा से रीराइट किया है। वाजिद इज़ माई न्यू स्टूडेंट इन इंग्लिश, वाजिद इंग्लिश में मेरा नया स्टूडेंट है। ही इज़ 18 years old, वो 18 साल का है। ही इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन द नॉर्थ, वो शुमाल में एक छोटे गांव से है। दो अगरचे ही डज़ नॉट लाइक हिज डॉर्मेट्री, अगरचे वो डॉर्मेट्री को पसंद नहीं करता है, यानी हॉस्टल में सोने के कमरे को पसंद नहीं करता है। ही जनरली, वो आमतौर पर इंजॉयज़ सिटी लाइफ, वो सिटी लाइफ को पसंद करता है। ही इज़ स्टडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
इंग्लिश एंड अकाउंटिंग। वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश और अकाउंटिंग स्टडी कर रहा है, यानी उस ये सब्जेक्ट्स हैं उसके और वो उसको पढ़ रहा है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। ही हैज़ अ गुड ओपिनियन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी राय रखता है। इन हिज फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये हमने इसको पैराग्राफ को रीराइट किया है प्रूफ रीड करके। ठीक है, जो भी मिस्टेक्स हैं उसको ओमिट किया है और करेक्शन करके दोबारा से रीराइट किया और उसको यानी थॉट्स को कनेक्टेड किया है, ऑर्गेनाइज किया है, दोबारा से रीअरेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारी राइटिंग स्किल की जो एक्टिविटी थी वो हुई। और इस वीडियो से अगर आपने सीखा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें। और आप उस बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आप उस नई वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखें और इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।